चलिए नमस्कार, आप सभी को फिर से एक बार आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है और मैं भारती सर। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 11th ज्योग्राफी में चैप्टर 2 जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो देखिए इस चैप्टर में जब पूरा आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बड़ा आसान लगने लगेगा कि अच्छा ये था निहारिका, ऐसे तारों और सूर्य की उत्पत्ति हुई है। एकदम पूरा आपको जैसे कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, बस आप बने रहिए वीडियो पर। तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसमें दो मत आते हैं, एक धार्मिक मत आते हैं और एक आपका वैज्ञानिक मत आते हैं। देखिए वैज्ञानिक मत ही आपको पढ़ना है, क्योंकि धार्मिक मत की बातें कर ले तो इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग धर्मों में, विश्व में बहुत सारे धर्म हैं और अलग अलग धर्मों में पृथ्वी के उत्पत्ति के विषय में कहा गया है और सब में कुछ अलग अलग तरह तरह के बातें हैं। पृथ्वी में झील है, नदी है, समुद्र है, तालाब है, महासागर है, इन सभी चीज पर हर धर्मों में कुछ न कुछ बात जो है कही गई है। जैसे देखिएगा सनातन धर्मों में, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पृथ्वी जो है वो अपना शेषनाग पर है टंगा हुआ, जौन दिन ऐसे शेषनाग हिलाते हैं तब भूकंप आता है, सब बुड़बक बनाता है। क्या तो भूकंप आएगा, शेषनाग हिलाएंगे तो तब पूरा विश्व एक पर है तो शेषनाग ऐसे हिलेगा तो ही गोलवा पूरा, अगर धरतीया हिलेगा तो पूरा सब देश में ना भूकंप आएगा कि कोनो एक जगह पर आएगा। जब भूकंप आता है तो कभी देखते हैं कि गुजरात में आया, ये नेपाल में आया। अगर मानते हैं कि शेषनाग के ऊपर में जो पृथ्वी है और इस शेषनाग करवट लेते हैं अब भूकंप आता है तो ये पूरा पृथ्वी डोलेगा तब विश्व के सब हिस्सा में क्या आ जाएगा भैया, भूकंप आ जाएगा। तो जब आप तरह तरह के विचारों पर, धार्मिक बातों पर जब आप गौर करिएगा तो ये बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ऐसे ही जैसे कि प्राचीन काल में बातें कह दी गई है। तो हम लोगों को धार्मिक मत से कोई लिया दिया नहीं है पृथ्वी के संदर्भ में। अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है इस पर हम लोगों को वैज्ञानिक मत के बारे में पढ़ना है। तो आइए वैज्ञानिक मतों के बारे में अगर बात कर ले तो इसको दो रूपों में बांटा गया है। एक आपका जो विचारधारा है वो कहलाता है अद्वैतवादी विचारधारा यानी अद्वैतवादी परिकल्पना, और दूसरा जो परिकल्पना है इसको कहते हैं द्वैतवादी। पिछले वीडियो में द्वैतवादी और अद्वैतवादी दोनों पर हम लोग चर्चा कर दिए हैं। ये इस चैप्टर का हमारा सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में नोट्स बना करके उसी पे पढ़ाए हैं, अगर वहां गौर करिएगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ क्या होता है ना कि आप हम बोल रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, आई से आई कांटेक्ट होता है तो चीजें जल्दी समझ में आता है। बोर्ड पे एक्सप्लेन करने पर थोड़ा सा कॉपी में होता है कि आप एकदम कान खड़ा कर करके सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए आइए फोकस करते हैं। फिर से बता दें, द्वैतवादी का मतलब, अद्वैतवादी में क्या होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुआ है, जिनकी ऐसी परिकल्पनाएं हैं। अच्छा परिकल्पनाएं क्या है? परिकल्पनाएं और सिद्धांत, ठीक है। परिकल्पनाएं को हाइपोथेसिस कहते हैं और सिद्धांत को थ्योरी कहते हैं। तो थ्योरी उसको कहते हैं कि जो विद्वान ऐसे इमेजिन किए, भाई ऐसा था, ऐसा कल्पना किए कि पहले प्रारंभ में ऐसी थी पृथ्वी, ये ऐसा है, और उस पे सभी वैज्ञानिकों का मत है कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ये ऐसा ही होगा, और वो ठोस प्रमाण पर आधारित होता है तो उसको थ्योरी कहते हैं यानी सिद्धांत कहते हैं। लेकिन जो ठोस प्रमाण पर आधारित पूरा का पूरा प्रॉपर व्याख्या नहीं होता है, कुछ अधूरी बातें होते हैं, लेकिन पृथ्वी के बारे में बड़े बड़े विद्वानों के जरिए ऐसा कुछ सोचा गया है तो उसको कहते हैं परिकल्पना। तो हम लोग देखेंगे पहले परिकल्पना, और परिकल्पना एक तरह से सिद्धांत का बेस साबित होगा। जो सिद्धांत आएगा ना तो सबसे बड़ी इसमें एक हम लोग पढ़ेंगे, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं वो इस मत को, इस विचारधारा पर अपना मत देते हैं, बिग बैंग थ्योरी। तो वहां जब बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे तब वहां पे आप अगर परिकल्पना समझे हुए रहेंगे तो वहां बड़ा मजा आएगा, आपको बड़ा आसान लगेगा। चलिए आपको तो परिकल्पना बढ़िया से पढ़ेगा तो लगेगा ना कि हाँ ऐसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ होगा, ऐसे ही सूर्य की उत्पत्ति हुआ होगा। लेकिन जब बिग बैंग पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए ध्यान से समझते हैं। तो अद्वैतवादी और दूसरा है द्वैतवादी। अद्वैतवादी का मतलब एक तारों की परिकल्पना, द्वैतवादी का मतलब हो गया दो तारों की परिकल्पना। यानी जो कहेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रह की उत्पत्ति जो है या फिर सूर्य की उत्पत्ति दो तारों से हुआ है, दो गो के वैल्यू देंगे, दो तारों या दो तारा के समूह। ये तारा क्या है? तो भाई स्टार, ये जो तारे आकाश में देखते हैं अभी उसको नहीं समझिएगा, बस आप ये याद रखिए कि जो लोग कहेंगे कि दो तारों के संयोग से पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ है, उस विचारधारा, उस परिकल्पना को
कहेंगे द्वैतवादी, तो ये विचारधारा क्या कहलाएगा? द्वैतवादी। जो लोग कहेंगे एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ है वो कहलाएगा अद्वैतवादी। जिसमें बात कर लें तो वायव्य राशि एक परिकल्पना है, ध्यान सुनेंगे, ये परिकल्पना किनका था? तो इमैनुअल कांट साहब का है, याद रखेंगे। इमैनुअल कांट साहब के बारे में बात कर ले तो ये जर्मन के वैज्ञानिक है, याद रखेंगे। ये विद्वान कहां के थे? तो ये जर्मन के थे। कौन? इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट के जो इमैनुअल कांट साहब की जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, इसको क्या कहते हैं? वायव्य राशि। हमने एक साथ लिखा है क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिए जाएंगे ये भी कि निहारिका परिकल्पना किनका है, ठीक है, वायव्य राशि परिकल्पना कौन दिए थे, इस तरह से पूछेंगे। तो एक बार पहले हम लोग सब देख ले, उसके बाद एक एक करके हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। आगे जब हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वायव्य राशि परिकल्पना जो ये दिए इमैनुअल कांट साहब, ऐसा सोचे कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसा हुआ होगा, बस इसी नियमों में कुछ सुधार कर करके और गणितज्ञ लाप्लास हैं, ये गणितज्ञ लाप्लास हैं, ये समझ रहे बात ना, ये गणितज्ञ हैं और ये इन्हीं के नियमों में कुछ सुधार कर करके और एक नई परिकल्पना लाए, इसको कहते हैं निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। ध्यान समझिएगा बात को। इसके अलावा ये तो दोनों के दोनों एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ, ये दोनों ऐसा मानते हैं। जिसमें मुख्य आधार की बात करें तो वो आपका निहारिका है। निहारिका क्या है अभी हम इसको भी पहले समझा लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। आगे द्वैतवादी के बारे में बात करें तो जो लोग कहते हैं कि दो तारों या दो तारों के संयोग से पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ है, उसको द्वैतवादी में रखें। इसमें आता है आपका ग्रहाणु परिकल्पना, जिसमें खास करके चेम्बरलिन और मोल्टन की बातें आती है कि चेम्बरलिन और मोल्टन जो है ये कौन सी परिकल्पना के, ये कौन सी परिकल्पना दिए? ग्रहाणु परिकल्पना दिए। और ये याद रखेंगे, ये लोग दो दो बात के कहेंगे कि दो दो तारों के से पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ है, तो ये इनकी विचारधारा द्वैतवादी कहलाएगा। आगे ये ज्वारीय की बात कर ले तो ज्वारीय परिकल्पना जो है ये कौन दिए? तो जेम्स और जीन्स, याद रखेंगे। जेम्स खाने वाला आता है, चॉकलेट टाइप का रहेगा, मीठा मीठा लगेगा, और जीन्स पहनने वाला होता है, आप ऐसे याद रखेंगे। जेम्स खाना है, जीन्स पहन करके, याद रखिएगा जेम्स जीन्स, कौची आ जाएगा? ज्वार आ जाएगा भैया। अगर जब हम जीन्स पहन के खाएंगे जेम्स तो आ जाएगा ज्वार। और याद पूछेगा आपसे कि ज्वारीय परिकल्पना किनका है? तो जेम्स जीन्स का, ठीक है। तो ये एक बार हम लोग दिखा दिए कि कौन सी परिकल्पना कौन दिए हैं, किससे संबंधित है, ये बात याद रखेंगे। ज्वारीय परिकल्पना से संबंधित कौन है? तो जेम्स जीन्स है। ग्रहाणु परिकल्पना से संबंधित कौन है? तो आपका चेम्बरलिन और मोल्टन। और इधर गणितज्ञ लाप्लेस का जो हाइपोथेसिस था, ठीक है, वो आपका नेबुलर हाइपोथेसिस यानी निहारिका परिकल्पना था। इमैनुअल कांट साहब का जो सबसे पहले आया ये आपका वायव्य राशि परिकल्पना है, ठीक है। अब हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले इमैनुअल कांट साहब ये क्या कहे कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ है, आइए इनके बारे में सुनेंगे। चलिए इधर मिटाते हैं, क्योंकि द्वैतवादी जो है ये द्वैत दो तारों से मिलकर के पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए हम पहले बता दें आपको कि इनके विचार आने से पहले, वायव्य राशि आने से पहले, याद रखेंगे एक आदमी है जिनका नाम है, एक विद्वान है, इनका नाम है वफन। याद रखें क्या है? वफन। पूरा नाम ऐसे याद रखेंगे, कामटे द वफन। लाइए पूरा ही लिख देते हैं, याद रखेंगे कामटे द वफन। तो कामटे द वफन जो है ये सबसे पहले 1749 में ये अपना एक विचार देते हैं। और ये याद रखेंगे हम इसमें क्यों नहीं लिखे हैं जब सबसे पहले दिए, तो काहे कि इनका जो है ये एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये ऐसा नहीं कहे हैं। तो चलिए वफन द कामटे द वफन के बारे में बात कर ले, जो 1949 में अपना बात प्रकट कर रहे हैं। वो देखिए ये क्या है, कहे हैं कि एक ही आपका सूर्य है जिसको सन कहेंगे। बढ़िया से समझिएगा बात को। लास्ट में हम आपको नोट्स भी देंगे, आपको कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम रेडीमेड नोट्स मिल जाएगा, उससे आप फेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये कहें कि ये आपका जो है ये सूर्य था और ये जो है एक धूमकेतु है। याद रखेंगे क्या है? धूमकेतु। अब आप धूमकेतु सर्च कर करके इधर उधर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये धूमकेतु है और ये क्या है? धूमकेतु इधर
इधर की ओर आ रही थी, यानी सूर्य की ओर आ रही थी। ठीक है, धूमकेतु किसको ओर आ रही थी? सूर्य की ओर। और सूर्य में भी ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे आप गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह पढ़े हैं कि अपने ओर खींचती है, वैसे क्या हो कि सूर्य भी क्या की कि ये धूमकेतु जब इधर की ओर आने लगा तो इसको खींचा, और धूमकेतु सूर्य जो है ये दोनों टकरा गए। ये दोनों क्या हो गए? टकरा गए। तो जब टकरा गए तो इसका जो छोटे छोटे अंश जो है वो बाहर एकदम बिखर गए। इसको हम मलबा कह सकते हैं, यानी जो धूमकेतु का जो मलबा है वो बिखर कर करके, और इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करें तो ये चारों तरफ सूर्य के क्या करने लगा? तो चक्कर लगाने लगा। और ये जो चारों तरफ सूर्य के जो चक्कर लगाता है इसी को क्या कहा गया? ग्रह कहा गया। तो ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में याद रखेंगे, काम्टे द बफन जो थे वो ये कहे कि धूमकेतु जो है बड़ा तेजी से किसके ओर आ रहा था? तो वो सूर्य की ओर आ रहा था, और सूर्य की ओर आने के बाद वो टकरा गए, और जब टकरा गए तो धूमकेतु जो है अलग अलग खंडों में विभाजित हो गए। धूमकेतु का जो मलबा है वही चल कर करके आगे बहुत एक लंबे प्रोसेस के बाद, समझ रहे बात ना, वो क्या हो गया? ग्रह बन गया, और इस तरह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। चलिए, तो ये तो दो संयोग मानते हैं, ये एक तारक परिकल्पना नहीं है, क्योंकि एक इसमें सन है और एक इसमें क्या है जी? तो धूमकेतु है, इसीलिए ये एक तारक परिकल्पना नहीं होगा। आइए सबसे पहले एक तारक परिकल्पना की बात अगर कर ले, विचारधारा की बात कर ले, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वायव्य राशि परिकल्पना, जो इमैनुअल साहेब का है, इमैनुअल कांट दिए थे। अब ध्यान से समझेंगे, इमैनुअल कांट क्या कहें कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले एक निहारिका थी। अब ये निहारिका क्या है? जिसको नेबुला कहते हैं। निहारिका को क्या कहते हैं? तो नेबुला कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं निहारिका। अब ये निहारिका है क्या? तो निहारिका धूल, कण, हीलियम, ये सब गैसों का एक बहुत बड़ा बादल है, जो गोल गोल एकदम जो है वो चक्कर लगा रहा था, घूर्णन कर रहा था। ये काफी बड़ा है। समझ सकते हैं कि सौर मंडलों की उत्पत्ति जो है वो बहुत सारे विद्वान जो है वो निहारिका से मानते हैं कि निहारिका से ही सौर मंडल की उत्पत्ति। सौर मंडल यानी जिसमें अब एक ग्रह प्लूटो जब हट गया तो 8 ग्रह और एक आपका सूर्य है, तो ये इतने जो ज्यादा हैं, जिसमें खास करके और भी बातें आते हैं, कुछ उपग्रह वगैरह, इस सब जो है इसी से बना है। तो निहारिका से ही सौर मंडलों का निर्माण हुआ है। तो आप याद रखेंगे, आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा कि सौर मंडल के जनक किसे कहा जाता है? तो निहारिका को। निहारिका क्या है जी? तो निहारिका धूल, कण, लिथियम, हाइड्रोजन गैसों का एक बहुत बड़ा बादल था। अब ये क्या है कि ये पूरे ब्रह्मांड में यही था। इससे पहले पृथ्वी कुछ नहीं आया है, अभी कोई ग्रह नहीं आया है। और ये क्या कर रहा था? घूर्णन कर रहा था। ये पूरा बहुत तेजी से घूम रहा था। घूमते घूमते क्या हो गया कि इस निहारिका में, बात को बड़ा बढ़िया से समझिएगा, ये निहारिका घूर्णन कर रहा था। तो जब घूमते घूमते क्या हो गया कि इसके पूरा स्पीड धर लिया एकदम, और स्पीड धरने पर क्या हो गया कि इसके बाहरी वाला हिस्सा में अपकेंद्रीय बल लग गया। ध्यान सुनेंगे, अब एक बात आता है, अपकेंद्रीय बल क्या है भाई? तो अपकेंद्रीय बल के बारे में बात कर ले तो यहां पर एक बात इमैनुअल कांट कहते हैं कि अभिकेंद्रीय बल के विपरीत एक बल लगा, और वो अभिकेंद्रीय बल से अपकेंद्रीय बल ये जो है ज्यादा हो गया। घूर्णन है, ये ध्यान सुनेंगे, निहारिका घूर्णन कर रही थी। घूर्णन करते 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 अभिकेंद्रीय बल की अपेक्षा अपकेंद्रीय बल क्या हो गया? वो अधिक हो गया। और जब अधिक हो गया तो इसका जो खंड है इधर उधर फेंका जाएगा। जैसे अपकेंद्रीय बल हम आपको बता दे, तो जैसे ये क्या होता है कि कोई भी आकाशीय पिंड या कोई भी पिंड अगर वो वृत्ताकार इस तरह से वृत्ताकार अगर मान लेते हैं मूव कर रहा है, तो उसके बाहरी वाला जो क्षेत्र पर जो बल लगता है इधर बाहरी वाला हिस्सा में, वो क्या कहलाएगा? अपकेंद्रीय बल। जैसे हम आपको बताते हैं कि एक ऐसी सड़कें हैं जो एकदम मोड़दार है, ऐसे घुमाऊ है, टर्न लेती है, समझ रहे बात? तो ऐसे जब ऐसे गाड़ी चल रही है, ऐसे एकदम यहाँ पर घूमना होता है, डाइवर्सन वगैरह ऐसा होता है, तो देखेंगे ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही गाड़ी ऐसे घूमता है तो आगे वहां पे अपकेंद्रीय बल लगता है। तो अगर आप आगे सीट पे बैठे होंगे तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, समझ रहे बात ना? तो वही अपकेंद्रीय बल है। तो ये क्या था? पूरे ब्रह्मांड में ये जो निहारिका है ये तेजी से मूव कर रही थी,
घूर्णन कर रही थी और इसमें अभिकेंद्रीय बल की विपरीत अपकेंद्रीय बल अधिक हो गया। तो अपकेंद्रीय बल अधिक हो गया तो इसका कुछ हिस्सा इधर टूट के फेंका गया, कुछ हिस्सा इधर टूट के फेंका गया, कुछ हिस्सा इधर टूट के फेंका गया, कुछ हिस्सा इधर टूट के फेंका गया। इसी तरह से कहते हैं कि अलग अलग टुकड़े जो है, खंड जो है, क्रोड जो है वो टूट करके फेंका गए और वही क्रोड जब धीरे धीरे वो ठंडा बन गया तो वो क्या हो गया जी, ग्रह बन गया। याद रखेंगे वो क्या हो गया, ग्रह बन गया। इसी ग्रह में याद रखेंगे सूर्य से तीसरा दूरी पर कौन सा ग्रह आता है, तो तीसरा दूरी पर अपना पृथ्वी आता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा बात को। ग्रहों की उत्पत्ति समझ गए कैसे हुआ, और जो बीच में जो मलबा रह गया इसी निहारिका का, समझ रहे बात ना, वो सूर्य हो गया। वो क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो ध्यान सुनेंगे, निहारिका का जो एकदम अवशेष बच गया वो सूर्य हो गया, और निहारिका के अपकेंद्रीय बल के कारण जो बाहर वाला हिस्सा अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया वो ग्रह बन गया। तो ये कहना, ये विचारधारा, ये परिकल्पना किनका है, तो इमैनुअल कांट साहेब का ये परिकल्पना है कि एक प्रारंभ में निहारिका थी। तब बताइए एक तारक है कि दो तारक है, तो निहारिका एक से ही ग्रह और सूर्य की उत्पत्ति बता रहे हैं, तो ये एक तारक परिकल्पना हो जाएगा। इसको कहते हैं द्वैतवादी परिकल्पना। ठीक है, तो द्वैतवादी परिकल्पना में सबसे पहले परिकल्पना क्या है, वायव राशि किनका है, इमैनुअल कांट का। ये क्या बताएं कि निहारिका घूर्णन कर रही थी और अपकेंद्रीय बल जो हो गया अभिकेंद्रीय बल से ज्यादा हो गया, जिसके कारण इसके जो बाहर का जो भाग था वो अलग अलग छल्ले में विभाजित हो गए। इसके कुछ छल्ले इधर इधर उधर उधर सब जगह विभाजित हो गए, और वो छल्ले जो निहारिका का जो बीच में अवशेष बचा वो सूर्य हो गया, और इसके चारों ओर जो छल्ले थे ये चक्कर लगाना शुरू कर दिए, और यही जो चक्कर लगा रहे हैं ठंडे होकर के आगे चल के ये ग्रह बन गए। ये क्या बन गए, ग्रह। तो इस तरह से ये सूर्य और याद रखेंगे ग्रहों के बारे में अपना विचार दिए हैं। इनका नाम है क्या भाई, तो कांट। याद रखेंगे इमैनुअल कांट। चलिए आगे पढ़े। अगला आपका दूसरा जो है वो एक तारक परिकल्पना में निहारिका परिकल्पना है। और निहारिका परिकल्पना की बात करें तो ये कौन दिए, तो ये गणितज्ञ लाप्लेस साहेब दिए। लाप्लास इसको बोलते हैं। कब दिए, तो 1796 में। याद रखेंगे 1796 में। दरअसल ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं और ये आपका जर्मन वैज्ञानिक है। इमैनुअल साहब जर्मन वैज्ञानिक हैं और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। और बाद में बता दें आपको कि 1796 में इनकी एक पुस्तक आई थी, किताब आई थी, जिस पुस्तक का नाम है द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। याद रखेंगे द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और ये कुछ नहीं के बस इमैनुअल साहब का जो भी विचारधारा था उसमें एक नए चेंजिंग कर करके और ये नेबुलर हाइपोथेसिस यानी निहारिका परिकल्पना ला दी। ये क्या कहे पहले ध्यान समझिएगा। ये भी कहे कि प्रारंभ में निहारिका थी, धूल कण गैस, समझ रहे बात ना, इन सब का एक बड़ा सा बादल, समझ रहे बात। और ये क्या कर रही थी, घूर्णन कर रही थी। घूर्णन करते 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 इसका बाहर का जो भाग हो गया, ये बाहरी वाला भाग जो हो गया भैया वो ठंडा पड़ गया। वो क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। और याद रखेंगे घूर्णन करते करते, सॉरी ध्यान सुनेंगे, ये घूर्णन कर रही थी तेजी से और घूर्णन करते करते क्या हो गया कि हाँ ठंडा हो गया और इसके आयतन में कमी आ गया। तो जब आयतन में कमी आया तो ये जितना स्पीड से घूर्णन कर रहे थे उससे अब ये ज्यादा स्पीड से घूर्णन करना शुरू कर दिया, क्योंकि आयतन में कमी हो गया। तो आयतन में कमी होने के कारण घूर्णन गति और क्या हो गया, तीव्र हो गया। और घूर्णन गति जब तीव्र हो गया तो ये एक बात बताते हैं कि घूर्णन के तीव्र होने से अब यहां पर क्या हो गया, कांट साहब कहे थे कि अपकेंद्रीय बल अधिक हो गया अभिकेंद्रीय बल से। ये क्या कह रहे हैं कि जो निहारिका के पास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, ये ध्यान से समझेंगे बात को, ये क्या हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ये गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय के जगह ही गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग किया। ध्यान सुनिएगा, ये कहें कि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया और अपकेंद्रीय बल अधिक हो गया। समझ रहे बात, ये कहे थे कि अभिकेंद्रीय बल कम हो गया और बाहर वाला लगने वाला बल जो कहलाता है अपकेंद्रीय वो अधिक हो गया। ये कह रहे हैं कि निहारिका के गुरुत्वाकर्षण जो था वो कम गया और अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया, और इसी निहारिका के जो छल्ले हैं वो आगे की ओर जैसे कि सब फेंका गया, और इसी से सेम चीज है। और ये फेंका कर
करके अलग अलग छल्ले जो है इसी निहारिका के बीच में जो अवशेष बच गया, इसके चारों ओर इसके जो छल्ले हैं, मलबे हैं, ये चक्कर लगाना शुरू कर दिया और ये ठंडा होकर के क्या बन गया, तो ग्रह बन गया और ये सूर्य रह गया। और देखिए सोलर मंडल की अगर बात कर ले, सोलर सिस्टम की बात करें सौर मंडलों की, तो इसमें ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो यानी ग्रह और सूर्य के बारे में ये जो परिकल्पना है ये निहारिका परिकल्पना कहलाती है। और ये कब आया, 1796 में। कौन लाए, तो गणितज्ञ लाप्लेस जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान है, इनका किताब आया था द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो आज भर इतना ही, बाकी अगले हम लोग द्वैत तारक से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे बिग बैंग थ्योरी सब सारा, उसके बाद चैप्टर धीरे धीरे खत्म होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट सब ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब क्रम से चलाने के लिए क्लास को आपको लाइक करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नहीं तो जहां तहां से है ना हम लोग अपना एंटरटेनमेंट के लिए दिन कट जाए अपना वीडियो जहां तहां से डालेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।